प्रीलिम्स के लिए ऐसी क्या रणनीति आपने बनाई थी? अगर 3-4 स्तरों पे काम किया जाए तो मुझे लग रहा है प्रीलिम्स पास करना आसान हो जाएगा। तो पीटी क्लियर करने के जो 2-3 तरीके हैं, मैंने जो अपनाए हैं, करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो मुझे लग रहा है एक आपको एज मिल जाएगा। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो कहता हो कि उसको पॉलिटी कठिन लगती है। तो मैं जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो भी आगे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा में डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्टेड पीयूष पांडे सर हैं। 19वीं रैंक के साथ सर का डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा में। तो आज के इस वीडियो में क्या क्या चीजें सर ने फॉलो की थी अपनी तैयारी के दौरान, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए और मीडियम आपका क्या रहा? जी, मेरे पीसीएस के मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं, जिसमें मैंने 2 बार मेंस लिखा। पहला मेरा इंटरव्यू था, इससे पहले मेंस लिखा था, वो मेरा मतलब नहीं हो पाया था, तो अच्छे 7 नंबर से नहीं हो पाया था। इस बार मेरा मैंने इंटरव्यू दिया पहली बार, और इसी बार में हो गया मेरा सिलेक्शन। अब बात करें प्रीलिम्स के एग्जाम की, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म जो पड़ते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो लेकिन प्रीलिम्स के बाद मेंस का चांस मिलता है, बहुत कम लोग को मिलता है। तो प्रीलिम्स के लिए ऐसी क्या रणनीति आपने बनाई थी, या क्या छात्रों को बनानी चाहिए कि प्रीलिम्स का एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकें? जी, प्रीलिम्स के स्तर पे अगर मैं बताना चाहूँगा, तो मैंने जो 2 सीरियस अटेम्प्ट दिए, एक अटेम्प्ट जो मैंने आपको 3 अटेम्प्ट बताया, उसमें एक अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी के साथ दिया था। तो यूपीएससी का 1 हफ्ते पहले पेपर था, तो मैं पूरी तरीके से यूपीएससी पे ही फोकस था। तो पीसीएस का इवन जो मैं करंट तक भी नहीं पढ़ा था, तो उसमें मेरा करीब 6-7 मार्क्स से पीसीएस में नहीं प्रीलिम्स हो पाया था, क्योंकि मैं उसके में फोकस्ड भी नहीं था। मैंने 2 बार मेंस लिखे, दोनों बार चूंकि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, और दोनों बार मैंने सीरियस तरीके से पीसीएस को दिया, दोनों बार मेरा क्लियर हुआ है। इसके लिए मैं जो पीटी क्लियर करने के जो 2-3 तरीके हैं, मैंने जो अपनाए हैं, और जो आमतौर पे मैं जो टॉपर्स के साथ में अभी मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, तो वो भी लगभग इसी के आसपास उनकी भी राय रहती है। अगर 3-4 स्तरों पे काम किया जाए तो मुझे लग रहा है प्रीलिम्स पास करना आसान हो जाएगा, और इतनी जो बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हैं, उससे आप अलग हो पाएंगे। उसमें एक है कि आपका करंट अफेयर्स का जो वेटेज है, वो आपका ठीक ठाक रहता है, क्योंकि अगर आप प्रश्न पत्र देखेंगे, जो आप एनालाइज करेंगे पिछले विगत वर्षों के, तो आप पाएंगे कि 150 प्रश्न अगर आ रहे हैं, तो उसमें से 30 से 35 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछ लिए जाते हैं। लगभग इसी के आसपास रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम अगले महीने यानी अक्टूबर में होने वाला है, और 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की डेट भी आ गई है। तो यदि आप लोग 17वीं बीपीएससी या 71वीं बीपीएससी या फिर यूपीपीएससी 2024 या 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो पीडब्ल्यू बीपीएससी एंड यूपीपीएससी वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैचेज लेकर आया है, जिसमें आपको लाइव क्लासेज, पीवाईक्यू एनालिसिस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, बात करें इनके यूपीपीएससी बैचेज की, तो सक्षम 3.0 बैच यूपीपीएससी 2025 के लिए फाउंडेशन बैच है, जो कि इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। इसका फीस अभी 4,999 रुपए है। वहीं प्रथम 0.0 बैच, जो कि यूपीपीएससी 2025 के लिए फाउंडेशन कोर्स है हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसका फीस अभी 4,999 रुपए है। यूनिटी यूपीपीएससी 2024 इंटीग्रेटेड बैच, जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इसका फीस 3,399 रुपए। संयुक्त 2.0 बैच यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 एंड आरओ 2023 प्रीलिम्स के लिए, इसका फीस अभी 1,999 रुपए। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स प्लस आरओ 2023 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यदि आप लेना चाहते हैं साथ में कम्बो का, उसका फीस अभी 999 रुपए। और यदि आप लोग बीपीएससी की तैयारी करें, तो आपके लिए सक्षम बैच 71वीं बीपीएससी का, जो कि फाउंडेशन कोर्स है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जिसका फीस 4,999 रुपए। प्रथम बैच 71वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स है हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसका फीस 4,999 रुपए। आक्रोश फास्ट ट्रैक बैच, जो कि 17वीं बीपीएससी के लिए इंग्लिश मीडियम का बैच है, 1,599 रुपए इसका फीस। ऊर्जा फास्ट ट्रैक बैच, जो कि 17वीं बीपीएससी के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसका फीस 1,599 रुपए। यूनिटी 17वीं बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड बैच है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इसका फीस 3,999 रुपए। यशवी बैच 17वीं बीपीएससी के लिए एकीकृत बैच है हिंदी मीडियम वालों के लिए, 3,999 रुपए इसका फीस है। निर्वाण बैच, जो कि बिहार स्पेशल बैच बाइलिंगुअल में है 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, इसका फीस 699 रुपए। और बीपीएससी एग्जाम के लिए निर्णायक एमसीक्यू स्पेशल बैच, जो जिसका फीस 699 रुपए है। निपुण बैच, जो कि 17वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स रैपिड रिवीजन बैच है, इसका फीस 1199 रुपए है। और दोस्तों, यदि आप इन कोर्सेज को लेते टाइम हमारा स्क्रीन पर दिया कूपन कोड VP500 यूज करेंगे, तो आपको इन कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 500 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों, इन सभी कोर्सेज का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं और अपने हिसाब से जो है अपने बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो मुझे लग रहा है एक आपको एज मिल जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में ठीक ठाक सोर्स हैं। मुझे लग रहा है 2 मैगजीन आप कम से कम पढ़ें, उसके तो मुझे लग रहा है करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। और आप अगर 35 मान लो क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में आ रहे हैं, अगर आप 28 से 30 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो आप, मुझे लग रहा है कि फिर आप प्रीलिम्स पास करने के लगभग पास कर ही जाएंगे, मुझे लग रहा है। ये करंट अफेयर्स की जो स्तर की बात है।
जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसमें जनरल साइंस का वेटेज भी ठीक ठाक रहता है, वहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा वेरिएशन होता रहता है, लेकिन कभी कभी ये 25 भी क्वेश्चन चले गए हैं कि मैंने जो एनालाइज किए पेपर 2019 का अगर आप पेपर देंगे तो वहाँ भी साइंस का जनरल साइंस का वेटेज था वो ठीक ठाक था। उस पर आप फोकस करिए क्योंकि स्टैटिक होता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो साइंस टेक के जो क्वेश्चंस होते हैं जो पीटी में पूछे जाते हैं वो आपकी, जैसे कोई अगर मिसाइल से कोई परीक्षण हो गया उससे, जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, इससे पहले चंद्रयान जो 2 लॉन्च किया गया था उसमें जो मतलब किस लॉन्च पैड था उससे मतलब किससे लॉन्च किया गया, ये सब नाम वगैरह पूछ लिए जाते हैं। ये क्या है, जो साइंस टेक के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके एकदम बिल्कुल 1 साल के जो आसपास जो करंट रहा हुआ होता है उसी से प्रश्न आते हैं। ये आप जो पेपर एनालाइज करेंगे ठीक ठाक ढंग से करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। और कुछ जो है पॉलिटी का है वहाँ से भी ठीक ठाक प्रश्न आ जाते हैं, और आसान मुझे लग रहा है कि पॉलिटी लगभग सभी लोग, कोई ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो कहता हो कि उसको पॉलिटी कठिन लगती है। थोड़ी सी दिक्कतें स्टार्टिंग में होती हैं, लेकिन आप पॉलिटी को भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन आते हैं आपके हो जाएंगे। ये आपके ऐसे मैं एरिया बता रहा हूँ जहाँ आपके अधिक से अधिक प्रश्न सही होने की संभावनाएं होती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको मतलब अगर आप अच्छे से करेंगे तो वो आप हो जाएगा। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आप अगर पढ़ाई करेंगे और ज्योग्राफी में मैपिंग पे आपके अगर पकड़ अच्छी ठीक ठाक है तो मुझे लग रहा है फिर पीटी जो पास होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे भी, क्योंकि मैंने 2 सीरियस अटेम्प्ट दिए हैं और दोनों बार मैंने क्वालिफाई किया है। अच्छा, साल 2024 की बात करें तो अभी हाल ही में आरओ का एग्जाम हुआ, अगर आपने उसका पैटर्न देखा होगा तो पिछले जो पेपर्स होते थे आरओ चाहे पीसीएस के पेपर होते तो उससे काफ़ी अलग पेपर था, पूछने का क्वेश्चन बनाने का तरीका भी अलग था। मतलब इस बदलते पैटर्न के अनुसार अपने आप को किस तरीके से ढालें छात्र? जी देखिए, अगर जो पेपर का पैटर्न बदल रहा है तो देखिए आपको डेप्थ में अब देखो एग्जामिनर है और जो आयोग है, चूंकि आपके पास क्या है कि सीटें बहुत कम हैं और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, तो अब वो ये चाहते हैं कि बस जो मतलब एक रटा रटाए कैंडिडेट है जो ऊपर ऊपर की चीज़ें रट के आ गया वो केवल सेलेक्ट होकर के फिर अंदर ना पहुंच जाए, जिसके अंदर जो डेप्थ में एनालिसिस करने की जिसके अंदर क्षमता हो और डीप में उसने पढ़ाई करी हो, तो वो ऐसे बंदे सेलेक्ट हों और जिनके पास एक मतलब एक हिसाब से सोचने की ठीक ठाक क्षमता हो, उनके पास तो इंस्टेंट जो है एक हिसाब से डिसीजन लेना हो, तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप ठीक ठाक तरीके से पढ़े रहेंगे। वहाँ भी अब जो क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पीसीएस आयोग भी डालने लगा है यूपीएससी के पैटर्न पे। पहले आप देखेंगे अगर 2000 मुझे लग रहा है 15 या 2010 या से 2017-18 तक का पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन हुआ करते थे। अब क्या हो रहा है कि अब फैक्चुअल का जो क्वेश्चन है वो कम होते जा रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं जितने भी अभ्यर्थी हैं जो भी आगे एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा कि वो कोशिश करें कि अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे अगर आपकी पकड़ रहेगी तो जो उनके बीच कॉन्सेप्ट से ही फैक्ट निकल के आते हैं, और कभी कभी क्रोनोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप क्या है आप उनको कर ले जाएंगे। तो आप डेप्थ में पढ़ाई करिए, रिवीजन अधिक से अधिक करिए, रिवीजन पे आप ज़्यादा मैक्सिमम फोकस करिए। जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना मुझे लग रहा है कि आप क्या होगे, क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि रिवीजन अगर कम होता है तो आमतौर पे मैंने भी इस चीज़ को फील किया है कि मैं वही क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत कम समय में कर पाता हूँ जिसमें मुझे ठीक ठाक उसको मैंने डेप्थ में बार बार रिवीजन किया था और बार बार पढ़ा था। क्योंकि जैसे अब आयोग क्या हो रहा है कि 2 स्टेटमेंट वाइज 3 स्टेटमेंट के प्रश्न डालने लगा है। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो है तो उस टॉपिक से अगर प्रश्न आया है तो आप तो ये आपके मन में तो ये आएगा कि ठीक है मैं पढ़ के तो आया हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा आपके पास आंशिक जानकारी होगी कि आपके 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको 1 स्टेटमेंट आ रहा है, 2 स्टेटमेंट आ रहा है, तीसरे स्टेटमेंट आपको भली अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है। उस स्थिति में क्या होता है, क्योंकि प्रेशर होता है एग्जाम हॉल का, टाइम की बाउंडेशन होती है, तो ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसमें अगर पता लगा कि 2 उसने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं तो 2 में आप कंफ्यूज होकर फिर गलती कर देता है। तो मैं यही कहूंगा इसको जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी अब मुझे लग रहा है कि कोई नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपने 1 साल से 2 साल से 3 साल से जो पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपकी जो सिली मिस्टेक की संभावनाएं हैं वो ना हो। तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसानी होगी इस तरीके से। जो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है वो इस समय पीसीएस में वेटेज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उस वजह से क्या होता है काफ़ी सारे छात्रों का एग्जाम हॉल में जब जाते हैं एग्जाम देने तो वहाँ पर टाइम की भी कमी पड़ने लगती है। तो टाइम कम वहाँ पर ना पड़े उसके लिए पहले से किस तरीके प्रैक्टिस करना चाहिए? जी, जहाँ तक कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है तो मैंने भी देखे कि वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ पे कंफ्यूजन उस स्थिति में ज़्यादा होता है जब कथन भी सही होता है और जो आपके कार्ड भी सही होता है, आपको उसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है, इस स्थिति में बच्चे आमतौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके विषय में मैंने एक वनली पीसीएस यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने पॉलिटी को डिस्कस किया हुआ है और ऐसे प्रश्न में मैंने बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाने की कोशिश करी है। अगर किसी भी बच्चे को इस तरीके के प्रश्न में अगर दिक्कत आ रही है तो द वनली पीसीएस यूट्यूब चैनल को आप जाइए, उस पर पॉलिटी की मैंने ही क्लास ली है, उस पर पढ़ी हुई है, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ भी बता देना चाहता हूँ इस स्थिति को
कि जैसे कथन आपने पढ़ा है तो उसको कथन के बाद जो कारण होता है वहां पे आप क्योंकि लगाइए, क्योंकि शब्द से उसको जोड़िए, और अगर वो स्पष्ट हो रहा है तो आप समझिए कि वो उसकी व्याख्या कर रहा है। अगर उससे क्योंकि आप लगाएंगे उससे आपको पता चलेगा कि ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ये होगा कि उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। जब दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं उसका हल यही है, क्योंकि आमतौर पे कंफ्यूजन वही होता है। अगर एक स्टेटमेंट गलत हो गया तब तो उसका हल मुझे लगता है बहुत आसानी से निकल आता है, क्योंकि ये गलत हो गया तो उसमें ऑप्शन में दिया रहता है कि आर सही होगा, या आर गलत हो गया कारण सही हो गया तो गलत कथन जो होता है अपने आप सही हो जाता है। उसको अगर मान लो एक उसमें नहीं आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यही मुझे लग रहा है करें। सर हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि कहीं ना कहीं पीसीएस की तैयारी में लगे हैं, कई सारे अटेम्प्ट दे चुके हैं, या फिर कुछ नए छात्र भी होंगे, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? जी, उनके लिए सजेशन यही, अगर उनमें अगर प्रीलिम्स के स्तर पे, क्योंकि जो अगर लगातार दे रहे हैं वो फाइनल नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो अपने आप को मतलब अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि उनकी दिक्कत कहाँ पे। किसी की दिक्कत क्या है, मेन प्रीलिम्स है, किसी की दिक्कत मेंस है। जैसे मेरे साथ हरिकृष्णा जी हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनकी प्रीलिम्स की दिक्कत थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने टोटल 17 मेंस लिखे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने प्रीलिम्स 17 बार पास किया होगा, अलग अलग स्टेट के उन्होंने मतलब मेंस लिखे हैं। तो उनकी क्या स्टार्टिंग में दिक्कत थोड़ी सी मेंस की थी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और देखिए आप सेलेक्ट होकर के मेरी उनकी 17 रैंक है, मेरी 19 रैंक है, मेरे साथ मेरे बैचमेट हैं, तो उन्होंने तुरंत आइडेंटिफाई किया। तो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो मेंस के स्तर पे उनमें कोई, अगर मेंस में उनको आइडेंटिफाई करें कि अगर मेंस के स्तर पे दिक्कत है, उनकी लेखन शैली कैसी है, कभी कभी तो इन सब स्तरों में काम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पे उनकी दिक्कत हो रही है, फिर उसी पे आप अधिक से अधिक जो कोशिश करिए, उस पर प्रयास करिए, और जो जो दिक्कत हो रही है उसको आप नोट डाउन करिए कि कहाँ दिक्कत हो रही है। किसी को हिस्ट्री नहीं मान लो समझ में आ रही है तो हिस्ट्री पे आप काम करिए, अगर पॉलिटी नहीं समझ में आ रही पॉलिटी पे काम करिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एफर्ट अधिक से अधिक मानना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कम सीटों में लाखों अभ्यर्थियों में आपको compete करना है, तो उसके लिए आपको प्रयास उसी स्तर पे आपको देने पड़ेंगे। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए इतना कीमती समय अपना निकाला। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो अभी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।